हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में इकोनॉमी में -23.9% की भारी गिरावट हुई। कृषि क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा, जो 50% से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कुछ दिन पहले तक 5 ट्रिलियन की खूब चर्चा हो रही थी। देश के प्रधानमंत्री के भाषणों में भी इसे खूब सुना जा रहा था। लेकिन अब जो खबर आई है उसने 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही में देश, हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को उम्मीद है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। इधर इसके साथ ही विपक्ष को सरकार पर हमले करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए नोटबंदी जिम्मेदार है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्था है। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित। 6 साल बाद देश को किस मोड़ पर ले आए? पहली तिमाही की जीडीपी गिरी -23.9%। पहली तिमाही में निजी खपत गिरी -27%। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग गिरी -39%। कृपया आप डूबती अर्थव्यवस्था के लिए भगवान को जिम्मेदार न ठहराएं। अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर सरकार पर वार किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोरोना काल से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार की विफल नीतियों ने ध्वस्त कर दिया था। श्री राहुल गांधी जी द्वारा बार बार सचेत किए जाने के बावजूद वो विशेषज्ञों की राय लेने में सरकार की उदासीन और अहंकारी रवैये ने देश को आज भीषण आर्थिक संकट में ढकेल दिया है। विपक्ष बदहाल सरकार के लिए कोरोना काल में सरकार की नीतियों और नोटबंदी को जिम्मेदार बता रहा है, तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए कोरोना को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि जल्द ही देश इस संकट से बाहर निकल जाएगा। निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार से देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हालातों को संभालने का सिलसिला शुरू किया है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ देश की जनता पूरी तरह से खड़ी है और जिस प्रकार का ढांचा हमारे देश का है, जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश की है, जीडीपी को संभालने के लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर हैं। निश्चित रूप से ये सब मिल करके अपने देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे और बहुत जल्दी हमारा देश अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, नेतृत्व की इच्छा शक्ति के दम पर इस जो एक संकट का दौर जिसको कह सकते हैं आर्थिक संकट का दौर, उससे बाहर निकल करके आएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन ने किस कदर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है, उसकी गवाही जीडीपी में आई गिरावट भी दे रही है। जरूरत है इस मसले पर सार्थक चर्चा करने और ज्यादा काम करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देख करके आपको अंदाजा लग चुका होगा कि भारत आज किस स्थिति में है और दुनिया भर के अंदर हालात क्या हैं। लेकिन बार बार जब बात अर्थव्यवस्था को लेकर के उठ रही है तो जरा आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो स्थिति बनी है
इसका अलग अलग देशों के ऊपर जो प्रभाव है, क्या सबसे ज्यादा भारत पर ही इसका प्रभाव हुआ है? और कोरोना वायरस का जो संक्रमण का दौर देखने को मिला, क्या इस सब के बीच में भारत क्या इससे उबर पाने में सक्षम हो पा रहा है, या धीरे धीरे से वापस पटरी पर व्यवस्था आ रही है? इन्हीं तमाम चीजों को समझ लेते हैं। 3 खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री राज गुलिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सोमवीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बाकी मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, बताते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले राज गुलिया जी, अर्थव्यवस्था जिस रूप में नजर आ रही है, विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपने जो इससे पहले तक कदम उठाए, नोटबंदी, जीएसटी, गलत तौर पर जो जीएसटी आपने लागू किया, ये सब वो कदम है जिसका आज परिणाम भुगतना पड़ रहा है। क्या इसको इसी रूप में देखें, या दुनिया भर के अंदर जो आज आपदा के तौर पर हम देख रहे हैं तस्वीरें, अर्थव्यवस्था हर देश के नीचे है, क्या उस तौर पर देखें हम? शुभेंदु जी, देखिए, अर्थव्यवस्था को आज के नजरिए से देखना पड़ेगा। नोटबंदी का आज कोई असर नहीं है। आज जो असर है वो है कोरोना का। कोरोना में सिर्फ एसेंशियल चीज़ें मार्केट में चालू है, बाकी जो भी चीज़ें हैं जहाँ से जीडीपी ग्रो करती है वो सारी चीज़ें बंद है। आज सिर्फ इंसान अपने जीवन के लिए पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा है। जीडीपी के लिए वो डिस्पोजल इनकम उसके पास है ही नहीं कि वो मार्केट में खर्चा करे। और जो हमारी को इतना असर नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का काफ़ी है। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया, तो वो बहुत मेजर कारण है हमारा जीडीपी का नेगेटिव होने का। अभी इंपोर्ट बंद है, हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, एयरलाइंस चल नहीं रही, एफ&बी जो सेक्टर है जो हमारा बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था वो ऑलमोस्ट 0 पे है। और अभी जो सर्वे हुआ था उसमें 50% के आसपास एफ&बी सेक्टर बंद हुआ है। उसके रीजन है कि जो हमारी लेबर थी वो लेबर नहीं है अभी, और जो भय पैदा हुआ था तो वो सब अपने घरों में चले गए हैं। तो पटरी पे आने के लिए अभी 2-3 महीने लगेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जब वापस से चीजें पटरी पर आएंगी तो जीडीपी जाएगी ऊपर, अभी संभावनाएं हैं। देखो, जीडीपी का ये अगर आप बात करें तो थ्रेशोल्ड है। जीडीपी गिरनी थी, क्योंकि जीडीपी कहां से बढ़ेगी? जीडीपी तो तब बढ़ेगी जब हमारे पास पैसा होगा। हमारे पास पैसा ही नहीं है। आज हर आदमी जिसका खर्चा रसोई का 10,000 था वो 6,000 पे आ गया। तो जीडीपी तो तब बढ़ेगी ना जब वो 10,000 में से 2,000 बचा के मार्केट में खर्चा करेगा। जब आम आदमी पैसे को घुमाएगा तब जीडीपी बढ़ेगी। हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, हमारे पास कोई साधन है नहीं आय का। ये तो हमारे खुश नसीबी है हिंदुस्तान की कि हमारे जो नेतृत्व है इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्ट्रॉन्ग था, और इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। ठीक है, शुरू में जरूर गलतियां हुई है, क्योंकि शुरू में अगर ये चीज पहले पता लग जाती है तो शायद ये कंट्रोल हो सकता था और अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता था। ये एयरपोर्ट पे ही कंट्रोल हो सकता था, बट जब वो फैल चुका था उसके बाद जो उन्होंने एक्शन लिया है वो बहुत काफी हद तक सराहनीय है। और अब बात करें हम जीडीपी की, तो जीडीपी में अब ये धीरे धीरे अब 15-20 दिनों से मार्केट खुलना शुरू हो गया। और कोई भी मार्केट जब ओपन होता है उसको कम से कम 60 दिन चाहिए होते हैं पैसे को रोटेशन के लिए। आज अगर आप मार्केट 1 तारीख को खोल दोगे और आप सोचो कोई 15 तारीख तक आपका रोटेशन आ जाएगा पैसे का, वो नहीं आता। तो 60 दिन चाहिए, क्योंकि जो 1 रुपया जो आप स्पेंड करते हो मार्केट में उसको घूमने में समय लगता है। वो 1 रुपया दूसरे दिन 5वें आदमी पे नहीं जाएगा, ठीक है, उसको 15-20 दिन 30 दिन चाहिए। 60वें दिन अगर आप देखोगे जो हमारी नेक्स्ट वो आएगी डाटा आएगा जीडीपी का, तो बहुत ही अचानक वो कर्व होगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि थोड़ा सा समय तो हमें देना होगा। हमारे अंदर देखो, पहले अगर हम बात करें, हमें पहले कोरोना से लड़ने का नहीं पता था कि कोरोना क्या है। फिर धीरे धीरे हम लोग यूज्ड टू हो गए। आज हमें पता है कोरोना क्या चीज है, हम लोग उसी हिसाब से साफ सुथरे तरीके से वो नियम पालन कर रहे हैं, सरकार की बातें भी मान रहे हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर बढ़ा है। कोरोना के आप नेगेटिव भी मत देखिए, उसके पॉजिटिव साइंस भी बहुत अच्छे हैं। कोरोना जो भी आज की डेट में नुकसान कर रहा है वो छोटे और बड़े बुजुर्गों को नुकसान कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी की इश्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के बहुत सारे सवाल है। मनोज जी, जब आप बात कर रहे थे, राज गुलिया जी, मनोज जी मुस्कुरा रहे थे। मनोज जी, मुस्कुराने का कारण क्या है? अर्थव्यवस्था वाकई बुरे दौर से गुजर रही है, ये तो आप भी मान रहे हैं, और इसका एक कारण आप कोरोना वायरस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सबसे पहले आप ये भी साफ कर दीजिए। शुभेंदु जी, मेरा मुस्कुराने का जो कोई कारण था वो सिर्फ जस्ट के जिस प्रकार से आदरणीय गुलिया जी माननीय प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन कर रहे थे, तो वो मेरा एक मुस्कुराने का कारण था। कि देखो, बड़ा अफसोस की बात है कि अभी गुलिया जी ने कहा कि भाई
पैसा नहीं है हमारे पास, देश के पास, दूसरा कि भाई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, फैक्ट्रियां बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप इस बात को अंदाजा नहीं लगा सकते भाई जो हमारी जो टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है कि हम 5-7 महीने बीतने के बावजूद भी आज स्टेज पर खड़े हैं कि हमारा जो है ना प्रोडक्शन बंद पड़ी है। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा भी कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास, तो पैसे की तो हमारे पास भरमार है, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। जो नोटबंदी करी उसमें सारा व्हाइट मनी मोदी जी खाते में लिया है पैसा, उसके अलावा आरबीआई से पैसा ले लिया, उसके अलावा जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो हमारी जो कंपनीज है उनको मोदी जी ने बेच के वो पैसा इकट्ठा कर लिया। तो ये कहना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बात, ये कैसे बोल रहे हैं। जहां तक बात आती है कि जीडीपी जो डाउन हुई है हमारी, तो इसमें टोटल अगर मान लो मैक्सिमम, ठीक है मानते हैं इसमें कि भाई कोरोना की वजह से भी इसमें कुछ कोरोना का भी एक कारण रहा है, लेकिन हम टोटल का टोटल पूरा ठीक रहा, कोरोना के ऊपर नहीं फोड़ सकते। क्योंकि जैसे कि आप अभी हम बाइट में भी देख रहे थे और आपने पीछे कुछ समय पहले भी देखा होगा कि जब यूपीए की सरकार रही 2008 में पूरे वैश्विक मंदी थी, लेकिन वैश्विक मंदी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में मंदी का कोई असर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो थिंक टैंक हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने अपने देश की व्यवस्था को संभाल के रखा, अपनी जीडीपी को डाउन नहीं होने दिया। लेकिन तो ये अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा रामबाण इलाज था या आपके पास ऐसा कोई इसका सॉल्यूशन था, तो आप साझा कर सकते थे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभेंदु जी, हमने उसके साझा करने की बताई कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार आप देखेंगे महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र ने केवल और केवल, उनके बाद सभी लोग जो है ना जी वो अपनी राय लेके जाते थे, लेकिन उनको केवल और केवल जो है ना सिर्फ अपना बेटा दुर्योधन दिखाई देता था। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको ले दे करके 2 उद्योगपति नजर आते हैं, या जो उद्योगपति उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो 2 लोग नजर आते हैं, उनको नजर आते हैं केवल अडानी और अपना अंबानी जी। तो देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, देश जाए कहीं भी जाए, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं अगर किसी व्यापारी को अगर आगे बढ़ाया जाए, व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें आपत्ति हो जाती है। नहीं, व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यापार बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उस व्यापार में जो साजी हैं, जो उसमें अपनी मेहनत का श्रम योगदान दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी विकास भी होना चाहिए। ठीक है, इसके एक बात और मैं बोलूंगा। अब देखिए, हम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, हमारा भारत देश जो है ना बाढ़ से भी कहीं ना कहीं ग्रस्त है, वो भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है ना पूरे देश के सभी लोगों के तोते उड़ाने के बावजूद और उसके बाद जो है ना वो मोर को चुग्गा खिला रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आ रही बात कि भाई आपने दुनिया के तो तोते उड़ा दिए, पूरे भारतवर्ष के देशवासियों के तोते उड़ा दिए, और खुद आप मोर को पाल रहे हो। तो मेरी समझ से परे है कि भाई आप जो है ना कम से कम लोगों की जो संवेदनाएं हैं, लोग जो परेशान हैं, उस परेशानी में भी आप जो है ना वो अपना खुशी तलाश रहे हैं, मतलब अवसर, आपदा के अंदर भी अवसर निकाल रहे हो आप, तो अवसर निकालो, लेकिन बाकी लोगों के लिए निकालो, गरीब लोगों के लिए निकालो। आप देखो शुभेंदु जी, आज जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है या हमारा होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, वो बिल्कुल -50 पे आ गया है। देखो आप, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन जो है वो भी उस पे आ गया है। एक सिर्फ कारण है ना केवल और केवल सब कुछ चीजें बंद थी सर, केवल एक सेक्टर ऐसा है, चल नहीं रहा, केवल एक सेक्टर ऐसा है जो कृषि वाला सेक्टर है हमारा, उसने कहीं ना कहीं देश की इज्जत को, जीडीपी को बचा के रखा है। बिल्कुल। तो आज सरकारों को सोचना चाहिए भाई, जो हमारा कृषक समाज है, जो हमारा उसमें जो कृषि से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, अगर वो अपने कहीं ना कहीं उन्होंने देश की जीडीपी को बचाने का काम किया है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उसको संभाल के रखा है, तो आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? उनके लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जरा इसका और राजनीतिक पहलू भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं सुखबीर जी मैं आपके पास भी आऊंगा, जरा समझूंगा कि राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी हो रही है उसका मतलब क्या है। लेकिन सुखबीर जी, किसानों ने पूरी तरीके से साख बचाई हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। तो अब ये हमें और सरकार को समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुभेंदु जी, निसंदेह कृषि पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूं और जिस प्रकार की बात हुई है, और अब तक इस डिबेट में सिर्फ कोरोना काल की चर्चा हुई और इस जीडीपी को डूबने का कारण कोरोना काल बताया जा रहा है, ये पूर्णतः मिथ्या बात है। ये अर्थव्यवस्था तो कोरोना से पहले ही डूब चुकी थी, उसका मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। 2010 और 11 में जब वैश्विक मंदी थी, जैसा कि मनोज जी ने बताया, वैश्विक मंदी में भी आंकड़े हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए नहीं है, 10.3 थी जीडीपी, ठीक है। उसके बाद 2015-16 की बात करें या 16-17 में जब मोदी जी की सरकार बन गई, तो उस वक्त 6.6 और आज -23.9, इससे ज्यादा खराब हाल नहीं हो सकते। आप इस 3 महीने की बात छोड़ दीजिए, आप इस 3 महीने से पहले क्या हाल थे, उस वक्त भी 3 के आसपास थी। निसंदेह इस देश के लिए जो हालात आए हैं,
निसंदेह उसके लिए मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार है, और जो इनके सहयोगी हैं उनकी भी नीतियां जिम्मेदार है। आज इस प्रकार से बताया गया, आज 1.5 आदमी की सरकार है, और उस जैसा कि अभी मनोज जी बता रहे थे, जिस प्रकार से हर चीज को बेचने पे तुले हुए हैं, आखिर क्या कहते हैं, पीएम केयर पे जो इन्होंने आरटीआई का भी जवाब देने के लिए मना कर दिया, क्यों नहीं जवाब देंगे? इस सारे देश की धन संपदा को इकट्ठा करके 700 करोड़ अब बीजेपी के ऑफिस पे लगा रहे हो, कहां से लाए पैसा? निसंदेह इस देश को बताना हो, आप लाइए श्वेत पत्र। आपने जो पीएम केयर्स के नाम पे इस कोरोना में जो पैसा इस देश से इकट्ठा किया है, अनेक उद्योगपतियों से इकट्ठा किया, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आपकी जवाब देंगे, आप जवाब दें। आपको श्वेत पत्र लाना चाहिए, इस देश को बताना चाहिए कि कितनी कितनी कहां किस प्रकार से लूट हुई है। आप कोरोना का बहाना लेके नहीं बच सकते और ना बचने देंगे। और आज जो हालात हैं, जिस प्रकार आपके चैनल ने भी दिखाया, देश के चैनलों ने दिखाया, जिस आदमी को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना काल में और इनके पास पैसा था, उस वक्त क्यों नहीं किस प्रकार से श्रमिक वर्ग 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, किस प्रकार गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे शिशुओं को साथ लेके किस प्रकार के हालात इस देश में हुए हैं, हम उनसे कैसे उन चीजों को भूल जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। शुभेंदु जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। एक तरफ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी है, धड़ाम हो चुकी है, लेकिन कारण आपको क्या नजर आते हैं? आपको, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि एक संभावना है, एक उम्मीद है और आशा की किरण को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपने अभी तक निर्णय ही ऐसे लिए, आपने फैसले ही ऐसे लिए जिस वजह से ये होना ही था। देखिए शुभेंदु, जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच के आंकड़े हैं। जिस तरीके से तो उसका जो जिस तरीके से मुझे जो लगता है कि कोरोना काल कोई हमारे देश से संबंधित चीज नहीं है, या फिर ये नहीं है कि ये हर साल या हर सरकार के वक्त में ऐसी कोई महामारी आती रही हो। ये एक ऐतिहासिक घटना है और इसका असर सिर्फ हरियाणा या भारत पर नहीं, या फिर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, हर देश पर पड़ा है। हर जो हमारे महाद्वीप हैं, हर जगह इसके लोग प्रभावित हुए हैं। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हर पहलू पर पड़ा है इसका फर्क, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारी दूसरी जो शिक्षा से संबंधित चीजें हों, खेलों के मामले हों, हर चीज पर इसका असर पड़ा है। और अगर हम आज ये गिनने लग जाएं कि देश में बच्चों की एजुकेशन पर कितना असर पड़ा, और फिर कहें कि कोरोना काल की वजह से बच्चों की पढ़ाई 50% कम हो गई, 75% कम हो गई, और उसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, या फिर हम ये गिनने लगे कि खेलों की संख्या इतनी कम हो गई, ओलंपिक पोस्टपोन हो गए, और कितने क्रिकेट मैच पहले होते थे कितने इस दौरान हुए, फुटबॉल मैच कितने हुए, या बच्चे ग्राउंड में कितने प्रतिशत गए, और फिर कहें कि उसमें 90% गिरावट आ गई या 95% गिरावट आ गई, और उसके लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ राजनीतिक बात कर रहे हैं, अपनी एक खींच मिटाने वाला काम कर रहे हैं, एक मौके, एक ऐसा अवसर जिस पर हमें आत्ममंथन करना चाहिए और कोई प्रैक्टिकल बात, कोई ऐसी बात, अच्छी बात करनी चाहिए जो कि देश को आगे ले जाए। उसकी बजाय हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दीप कमल जी, ऐसा नहीं लगता कि आकलन यहाँ इन बातों से लगता है कि आकलन करने का कोई वक्त ही नहीं है, यानी कि अभी आकलन करिए ही मत। आप ठीक है, आप कोशिश करिए, उठने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, लेकिन आकलन मत करिए। नहीं, आकलन कीजिए, क्यों नहीं आकलन कीजिए, लेकिन उसको तुलनात्मक रूप से कीजिए। क्या आपके इस चैनल पर कोई भी विपक्षी दल का नेता, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का या इनेलो का इस बात को कहने की हिम्मत रखता है कि कोरोना का जो काल है वो ऐतिहासिक है? देश के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, दुनिया ने ऐसा हाल नहीं देखा हाल के दशकों में। और जिस तरीके से हर एक चीज ठहर गई, एयरपोर्ट ठहर गई, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कारखाने, कंपनियां, सरकारी दफ्तर, सब कुछ ठहर गया। उस काल में भी ये देश निकलकर, जिस तरीके के हमारे हालात हैं, जितनी गरीबी है हमारे देश में, और जो इन पिछली सरकारों की, कांग्रेस के सालों की देन है, वो सब लोग भी इससे निकलकर अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपना काम रोजगार शुरू कर रहे हैं, अपने काम धंधे खोल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कब वापस अपने कार्य क्षेत्र पर लौटे हैं, दूसरे राज्यों से लेकर तो वापस आ जाएं। भारत पर ही सबसे ज्यादा इसका असर क्यों नहीं रखी जानी चाहिए? मैं जवाब लूंगा, सोमवीर जी से भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड पूछ लेता हूं। दीप कमल जी, आपने जो बखान किया कोरोना काल का,
विषय वो नहीं है। विषय ये है कि कोरोना शुरू होने से पहले जब 3% जीडीपी आ गई थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब किसके पास है? उसका जवाब किससे लें? क्या केंद्र की सरकार इस बात के लिए जवाब दे नहीं है? आपने जो आईवास करने की कोशिश करी, इसका मतलब क्या है? जब कोरोना काल से पहले ही 3% आ गई थी तो उस बात का मतलब क्या बचा? दीप कमल जी जल्दी से जवाब, फिर मैं जरा सोमवीर जी हमारे इनेलो के प्रवक्ता मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं। जी 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 इनेलो के प्रवक्ता को यह भी विश्लेषण कर लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के वोट प्रतिशत 2-2.5%। अरे आप मेरी पार्टी के वोट से क्या मतलब है? मेरी पार्टी के वोट का क्या मतलब है दीप कमल जी? सीधा सवाल किया, 3% कोरोना काल से पहले आ गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? आप हाथ घुमाने से बात नहीं घूमेगी, आपको भी घुमा देंगे लोग, चिंता मत करो। ये 2% 3% का मामला है ना, इससे आईवास नहीं होगा। आप समझ लो बात को। आप जो घुमाते हो ना बातों को, घुमाने से नहीं। आज इस देश का प्रत्येक नागरिक आज आर्थिक दुर्दशा पे प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से और हरियाणा में आपसे जवाब मांग रहा है। आप जवाब दें। ठीक है, मैं क्या बात करते हैं? ठीक है, आप जरा जवाब ले लेते हैं। एक जरा जल्दी से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, ऐसे नहीं जुड़लाए जाएंगे। ठीक है सुखबीर जी, एक बार जरा जवाब ले लेते हैं। दीप कमल जी जवाब, इसका जवाब तो दे दीजिए। जवाब तो दे दीजिए कि अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ रही है, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद ये सब कुछ हुआ, तो वो कह रहे हैं कि 3% जीडीपी आ गई थी, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उस वक्त भी तो यानी कि चीजें बिगड़ रही। देखिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मार्च की शुरुआत में ही सारी चीजें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाधित हुई, बड़े बड़े देशों से लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुआ, लोगों ने बाहर निकलना कम किया और लास्ट के 10 दिनों में तो देश में ही लॉकडाउन हो गया था। बाकी सारी चीजें भी ठीक है कि हाँ अलग अलग फैक्टर और भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आप जिस इंडिकेटर का बीच में जिक्र आया है कि कृषि क्षेत्र की जो है वो ग्रोथ रेट बनी रही, जितनी आमतौर पर 3-3.5% के आसपास रहती है, उससे थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर से हुई है। तो ये एक ऐसा संकेत है कि देश की जो कार्यप्रणाली है, जो बाकी चीजें, क्योंकि कृषि क्षेत्र पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया, जो फसलें थी जो बाद में जिसका आउटपुट आना था वो आया उस दौरान में भी, और मंडियां भी उसके हिसाब से चली। ये एक इंडिकेटर है कि देश का जो कार्यप्रणाली है, जो सरकार है, उसमें कोई खोट नहीं है। ठीक है, और ये भी दिखाता है कि कहाँ हम मजबूत हैं और कहाँ हम अभी भी कमजोर हैं। और उस पर कृषि क्षेत्र में तो अभी भी कमजोर ही है। जब बाकी सेक्टर 6, 7, 8, 10% की रफ्तार से बढ़ते हैं, तो हमारा कृषि क्षेत्र तो हमेशा से 3, 3.5, 4, 2.5% से बढ़ता रहा है। ये तो वो कमजोर एरिया है। लेकिन जो कमजोर एरिया है उसमें भी हमें थोड़ा सा सुधार उसी ने हमें मजबूती दी है, उसी ने हमें नहीं बिल्कुल उससे हमें ये संकेत मिलता है कि देश के सिस्टम में और देश की सरकार की नीतियों में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। वहाँ पे ठीक चल रहा है, तभी एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेन हुआ। ठीक है, इस पर कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सोमवीर जी से भी सोमवीर जी को भी जरा चर्चा में शामिल करते हैं। सर, ये जो अभी हम राजनीतिक रूप से देख रहे हैं बयानबाजी, आप डिफेंड भी किया जा रहा है, बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ को लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना काल के पहले की अगर ग्रोथ देख लें तो उसके बाद में कितना अंतर है। ये सिस्टम में कुछ खामियां हैं जो अभी तक निर्णय लिए गए थे। विपक्ष का कहना है कि कुछ ऐसे फैसले थे, गलत तरीके से जीएसटी को लागू करना, नोटबंदी, ये कुछ ऐसे निर्णय थे जो आज के रूप में एक परिणाम बनकर के सामने नजर आते हैं, जो बड़ा नुकसान दिखा रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल सर थोड़ा इसी में ऐड कर रहा हूं सर, प्लीज। मैं आर्य साहब इसमें इसको भी थोड़ा प्रकाश डालना आप कि जब सरकारें, जो आम आदमी है, देश का जो नागरिक है, उसको चाहे बच्चों की फीस भरनी हो या बिजली का बिल भरना हो या और हमारे एक्सपेंसिव जो भी होते हैं, हमारे जो खर्चे होते हैं, उनके लिए जब आम नागरिक को मौका नहीं दे रही है केवल, और मौका दे रही है तो 1 या 2 महीने के बाद जो है ना, जो जुर्माने के साथ दे रही है, तो हम सरकार को 9 महीने तक का मौका क्यों दें, या आगे उसको कई सालों का मौका क्यों दिया जाए, ये भी इसमें सर ऐड करें प्लीज। देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जीडीपी है क्या, थोड़ा सा अगर इसको चर्चा करेंगे तब डिफाइन होगा। और जीडीपी जो हम जब से आजाद हुए 75 साल से और आज तक का जो इतिहास है, उसमें ये देखना पड़ेगा जीडीपी एक्चुअली है क्या। जीडीपी जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक प्रदर्शन है उसका बुनियादी माप है। वो किसी देश की जीडीपी कितनी है, वो कितना विकास कर रही है, सबसे पहला काम इसका ये देखना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हर एक साल में एक देश के अंदर जो यानी जो घरेलू अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो सामान और जो सेवाएं होती है, उनका मूल्य होता है, उसकी एक ये कीमत कह लीजिए आप, हमने जो अर्न किया है और जो सेवाएं की हैं, ये जीडीपी का सबसे पहला सिद्धांत ये बेस ये है। दूसरा, अगर इसको हम गणना करते हैं, जीडीपी गणना कैसे करें, अब जैसे ये प्रवक्ता कह रही 23.9 चला गया, उस टाइम 10 था, इसको भी थोड़ा सा एक साधारण भाषा में बात करें तो सबसे पहले इसको गणना करें तो कंजम्पशन एक्सपेंसेस होते हैं सबसे पहले।
जो गुड सर्विसेज की जो लोग खरीदते हैं उससे जो इनकम होती है वो एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है, तीसरा इन्वेस्टमेंट है और चौथा नेट एक्सपोर्ट होता है। तो ये चारों गणना करके ये जीडीपी तय की जाती है और सर्वे की जाती है। एक एनएसओ डिपार्टमेंट है, वो साल में 4 बार इसको जीडीपी को करता है, जैसे इसको तिमाही कहते हैं, क्वार्टर कह लो इंग्लिश में उसको। तो इसका जो दूसरा हम कहेंगे जी किस सेक्टर से कैसे हम डिफाइन करें, डिटरमिन करें कि भाई कितना जीडीपी है, कैसे किससे करें। सबसे पहले ये वैसे तो 8 है, बट एक तो कृषि है जो जैसे आप बताया, और ये बिल्कुल आंकड़ों की बात है कि इस बार 3.1 कृषि जो है वो एडवांस है, यानी मतलब घाटे में नहीं है, वो फायदा दे रही है, तो प्लस में है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो 7 और बच की माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड होटल है, रियल एस्टेट है, इंश्योरेंस है, इस तरह से 8 जो है ना सेक्टर से इनको गिनते हैं, इनकी सर्विसेज और इनकी जो कीमत है उसको माप के ये चीजें ये फिक्स की जाती है। तो उसमें सिवाय कृषि के 7 जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो 7 सेक्टर इस बार बिल्कुल ठप हैं। खासकर जो मार्च से जो 21 ये वही बताया 21 मार्च से जो जून का तक का जो तिमाही शुरू हुई उसमें लॉकडाउन हो गया 31 को। तो जब एक आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जैसे हमारे गुलिया जी ने अर्थशास्त्री मेरे ज्यादा जानते हैं इस मामले में, इन्होंने बताया कि एक जो पैसा है, जो जेब में पैसा था, मैं अपने घर में बैठा हूं, बाहर निकल नहीं पा रहा, मैं सोच रहा हूं अपना खाना, अपना रोटी, अपना दूध आ जाए। अगर मैं बाहर इसके पैसे को कहीं रियल एस्टेट में नहीं लगाऊंगा, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग में लगाऊंगा, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो घर बैठा है, मजदूर नहीं मिल रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये जीडीपी तो एकदम इस जो 3 महीने की है, ये तो सरकार की एक्सक्यूज बिल्कुल ठीक है, जैसे गुलिया साहब ने बताया। ये जो 3 महीने की जो एक्सक्यूज है, दूसरा जो क्वार्टर इसका इस साल का 2020-21 का, ये तो एक्सक्यूज है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात अब आज ये जिससे पीछे की जैसे विपक्षी उठा रहे हैं कि भाई अब तब भी 3 थी। देखिए देश वो जीडीपी कम होना देश को पीछे ले जाना है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम ये डिस्कस करें कि जीडीपी कब कम नहीं हुई, कब ज्यादा हुई। ये जब हमारी 75 साल का इतिहास है, जब से हमने अकाउंट शुरू किया, बहुत बार नीचे गई है, बहुत बार बहुत ऊपर गई है। इसमें कोई सरकार की एफर्ट्स होती है। एक सेकंड, अब ये एक दूसरा जो आलोचना हो रही है नोटबंदी, देखिए नोटबंदी को आप डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। नोटबंदी से जीडीपी उस टाइम जरूर डाउन हुई थी, लेकिन एक सेकंड लगाऊंगा मैं, नोटबंदी से क्या हुआ, पैसा सर्कुलेशन हुआ, पैसे उससे बहुत फायदे में, इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे, लेकिन जीडीपी का नुकसान हो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो शुभेंदु जी जनता ने उस पर मोहर लगा दी कि ये जीडीपी बिल्कुल ये नोटबंदी थी, ये बिल्कुल जायज। ये नहीं कहा जा सकता अब मुझे लगता है ये जो विपक्षी पार्टी है इस गाने को छोड़ दे, अच्छा रहेगा। पब्लिक में गलत संदेश आता है कि जो पूरी जनता हमें मैं एक करके रिएक्शन लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन जरा ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं कि आपको क्या नजर आता है, ये दैवीय आपदा है या कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी भी दुनिया के किसी भी देश ने नहीं समझा और कोई समझ भी नहीं पाया, या फिर इसमें सिस्टम फेलियर है जो विपक्ष बार बार कह रहा है? नहीं, देखिए शुभेंदु, ऐसा है जो मेरे से पहले बोल रहे थे, शायद सोमवीर जी बोल रहे थे, उन्होंने लगभग जीडीपी क्या होती है, अगर हम उसको समझ लें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी है, इसमें जो ये कमी आई है, सीधा इसके पीछे कारण जो है, जो देशबंदी हुई थी ड्यू टू कोरोना, जो हमारा इस क्वार्टर के अंदर स्पेशली अप्रैल, मई और जून जिसकी जीडीपी की कमी की हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण है वो बंदी, जब पूरी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, पूरे बाजार बंद हो गए थे और हर शख्स जो है वो घर पे रहने को मजबूर था। और ये सामने सब नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से सोमवीर जी ने बताया बड़ा क्लियर कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी के देखिए बड़े 4 फैक्टर, कंज्यूमर कंजम्पशन जो है मेजर फैक्टर है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसका फैक्टर है, गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है अलग फैक्टर है, और एफए जो फॉरेन से एक्सचेंज होता है वो एक फैक्टर है। जब इन चारों फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं तो पहला फैक्टर कंज्यूमर का एक्सपेंस जो है उसी से क्लियर हो जाता है। जब सारा देश घरों में बंद था, कोई मार्केट जा नहीं रहा था, बाजार बंद थे, कोई खरीदारी नहीं हो रही थी, तो स्वाभाविक है उसका असर हमारी जीडीपी पे आना था। उद्योग धंधे बंद थे, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो स्वाभाविक है उसका असर हमारी जीडीपी पे आना था। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी तरह का तर्क अगर विपक्ष राजनीति करना चाहता है तो विपक्ष अपनी नासमझी दिखाने की कोशिश कर रहा है। देश को
तो अभी संभलने में कितना और वक्त हम मान करके चलें? देखिए शुभेंदु, देखेंगे अगर आज की तारीख में हम इंडिकेटर्स देखें, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आप पेट्रोलियम कंजम्पशन को देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखिए, आप कोल माइनिंग को देखिए। ये वो मेजर्स हैं या वो इंडिकेशंस हैं जो आपको बताते हैं कि जब इनकी खपत बढ़नी शुरू हो जाए तो मतलब आपकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, मतलब जीडीपी बढ़ना शुरू हो चुकी है। और इन इंडिकेटर्स को अगर आप देखते हैं तो हमारे देश की जीडीपी का जो ग्रोथ चार्ट है वो वी शेप के अंदर बन रहा है। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी डाउन हुआ है देशबंदी की वजह से, अगले क्वार्टर में ही आप ये पाएंगे कि वो ग्रोथ ऊपर जाना शुरू हो गया। और वो वी शेप इसलिए कह रहा हूं कि स्टेज वो आ जाएगी जी। अभी मैं सुन रहा था, एक साहब ये बात कह रहे थे कि साहब नोटबंदी की वजह से हो गया, जीएसटी की वजह। साहब 2016 में नोटबंदी हुई थी, अगर 17-18 की जीडीपी की ग्रोथ देखे तो 8.2% आ गई थी। तो नोटबंदी को फैक्टर ठहरा के तो मुझे लगता है विपक्ष अपनी नासमझी दिखा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विपक्ष को इस चीज को समझना चाहिए और ये असर पूरी दुनिया में हुआ है। एक भ्रम और शुभेंदु फैल रहा है। वो क्या है जो रिएक्शन होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे माफी के साथ हमारे रोकना देश पड़ में रहा है। अब छोटा सा ब्रेक जब ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस हम लौटेंगे तो जरा समझेंगे कि बीजेपी की नीति क्या है, आगे आने वाले समय की पॉलिसी क्या है, जिस लक्ष्य को लेकर के व्यवस्था को बाहर निकालने की जिस कोशिश का जिक्र हो रहा है, क्या सरकार के द्वारा उठाए गए जो अभी तक के कदम हैं वो सही हैं या उन्हीं कदमों की वजह से आज देश की ये स्थिति है। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जरा सुखबीर जी आपके पास। हमारे एक्सपर्ट आर्य साहब ने जीडीपी के बारे में पूरी विस्तार से हमें बताया, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी सारी की सारी बातें जो है ना वो बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे कि भाई जीडीपी का जो एक प्रोसेस है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा जो एक प्रोडक्शन है या हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कृषि है, सभी चीजें हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शेयर दिया था देशवासियों को, ठीक है जी, जो अपना शेयर बनाया गया था मेक इन इंडिया के नाम का। तो हम हरियाणवी आदमी, जब देसी आदमी है, किसान आदमी है, तो जब हमारे भैंस बीमार हो जाती थी, उसका फारा आ जाता था, तो हम उसको हिमालय बत्तीसा खिलाते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शेयर बना के हमें दिया, हमने उसको जो है शेयर को खूब खिलाया पिलाया, इतना खिलाया पिलाया कि उसके अफारा हो गया बेचारे के। आज वो शेर जो है वो औंधे मुंह पड़ा हुआ है अफारे के अंदर, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था भाई कब कब इस शेयर को इंजेक्शन लगाना है, कब नहीं लगाना है। सरकारों को इस पर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो शेयर आज भी लोटा पड़ा है। तो मेक इन इंडिया इसका मतलब फेल हो गया, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति फेल हो गई। तो जब सब कुछ ही फेल हो गया तो आपको सरकार में बने रहने का कोई हक ही नहीं है। छोटी सी बात है, मैंने अपनी बात पूरी करी। ठीक है, ठीक है। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सुरेंद्र जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेजेपी के प्रवक्ता ने जो बात करी, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल ये है, जब इस देश ने, जब वैश्विक मंदी थी, पूरी दुनिया में थी, उस वक्त जो जीडीपी थी वो 10.3 थी। तो अब ऐसे क्या मतलब, कोरोना से पहले, मैं कोरोना की बात ही नहीं कर रहा, कोरोना का तो ये बहाना है, कोरोना सिर्फ बहाना है, कोरोना कोई वो नहीं है। इससे पहले जब 5 ट्रिलियन डॉलर की ये बात कर रहे हैं, वैश्विक महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बनने का जो इस देश को सब्जबाग दिखाया गया, और इनके हालात हैं 3% के, तो ये देश को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? इस बात का जवाब चाहिए कि वैश्विक मंदी में जब यहाँ की जो आर्थिक दर थी, विकास दर, वो 10.6 थी, तो ऐसे क्या हालात आ गए कि आज इनको 3% कोरोना से पहले आ गई? इस बात का जवाब दें। ठीक है, घुमाए नहीं, सीधा जवाब। मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन राजगुलिया जी जरा इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी कोरोना संक्रमण के इस दौर में हाल फिलहाल का अगर समय छोड़ दें तो उससे पहले तक भी जो भारत की ग्रोथ थी वो उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। कारण उसके पीछे आपको कुछ नजर आते हैं? देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को जीडीपी और कंट्री को आगे ले जाने के लिए कुछ अहम कदम लेके करती है। मोदी गवर्नमेंट ने भी लिया है, जैसे नोटबंदी हो गया और जीएसटी हो गया। तो जब भी कोई आप हार्ड स्टेप लेते हो जो भी 135 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है, तो उसका रिजल्ट पहले नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, और उसको मार्केट को करेक्शन होने में समय लगता है। तो मोदी जी ने उन चीजों में ज्यादा समय नहीं दिया। अगर उसमें थोड़ा सा समय देते तो शायद मार्केट इतना नहीं अफेक्ट होता। लेकिन जैसा बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उस बात को तो थोड़ा समय हो गया, तो अगर उसको हम अभी रिलेट करके देखें तो वो उतना ज्यादा लग नहीं रहा है टेक्निकल। नहीं सर, देखो कोई भी चीज आप अगर जीडीपी की बात करते हो तो कोई भी इफेक्ट एकदम नहीं आएगा। आज कुछ आप एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन एकदम नहीं आएगा। जैसे कि अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट अप्रैल में उस फेज का है जब बिल्कुल सब कुछ बंद था।
आप ये समझो, अगर हमारी जो नेसेसिटी दूध है, अगर जहां 5000 दुकानें थी वहां पे 100 दुकान हो गई 5000 के बदले, ठीक है। अब 100 दुकानें क्यों हो गई? सप्लाई चेन, ठीक है। दूसरा, इंसान के अंदर डर आ गया कि मेरे पास जितना पैसा है मुझे पता नहीं कब खुलेगा, मुझे उसमें गुजारा करना है। तो आप अगर 1 लीटर दूध पीते थे तो आप उस पे आधे से भी कम पे आ गए, तो वो जो भय है वो आपको कहाँ करेगा? वो आपको इकोनॉमी पे ही तो इफेक्ट करेगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा, सप्लाई चेन आपके। जी जी भाई, हमारे देश में उतने ही तो भैंस से दूध दे रही हैं, उतने आदमी पीने वाले हैं, उतने बेचने वाले हैं। भाई दूध तो उतना ही बिक रहा है, उतना लोग पी रहे हैं। दुकानें कम होगी तो बात अलग है। सर, आप अगर बात करेंगे, आपने जैसे घी की बात, मार्केट तो खुली नहीं ना, बात तो यही है कि प्लेटफॉर्म किसी को मिला नहीं। आप घी का रेट बताइए कि शायद इतना सस्ता रेट आपके 25-30 साल में कभी नहीं घी का गिरा हुआ जितना आज की डेट में रेट है। आप वो देखिए कि कंजम्पशन नहीं आगे। शुभेंदु जी, आपके माध्यम से पूछना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है देश के साथ या एक्ट ऑफ गॉड है? क्या एक्ट ऑफ गॉड के नाम से ये बहकाते रहे, बरगलाते रहेंगे? नहीं, जवाब देके जाए, इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा है। ठीक है, जरा अत्रे साहब जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। इसको लेकर के हालांकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ रही है और यहाँ पर सुखबीर जी ने भी शुरू कर दिया। मेरे से पहले आपने भी पूछा। ठीक है, अत्रे साहब। देखिए शुभेंदु, देखिए थोड़ी सी चीजों को पहले तो समझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं सुन रहा था, हालांकि काफी लोग जो बोल रहे हैं, मेरे यहाँ वीडियो नहीं है, पहचानता नहीं हूँ सुखबीर जी के अलावा किसी की आवाज, लेकिन मैं फिर भी जो सुना मैं उसका हिसाब से जवाब दूंगा सारी बातों। पहली चीज तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि जिस विषय पे चर्चा हो रही है कि साहब जीडीपी की जो ग्रोथ है वो -23% घट गई है, ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 था उसके पहले क्वार्टर के अंदर पूरे देश के अंदर जो माल बना, जो सर्विसेज हुई, उनकी जो कीमत थी वो 35.35 लाख करोड़ थी। लेकिन इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो पूरे देश के अंदर प्रोडक्शन हुई या सर्विसेज बनी, उनकी कीमत जो है वो 26.90 लाख करोड़ है। मतलब लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का माल कम बना, या यूं कहिए कि उसकी प्रोडक्शन कम हुई, सर्विसेज कम हुई। ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये 9 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोडक्शन कम हुआ या सर्विसेज कम हुई या कंज्यूमर कंजम्पशन कम हुआ, उसका कारण ये तो सब पूरे देश को पता है कि उसकी वजह है लॉकडाउन। जब पूरा देश बंद था, उद्योग बंद था, आर्थिक गतिविधियां बंद थी, मार्केट बंद थी, उसकी वजह से 9 लाख करोड़ रुपए का ये फर्क आया, डिफरेंस आया। अब दूसरी बात जो ये कही जा रही थी कि साहब जो लॉकडाउन से पहले अर्थव्यवस्था 3%, पहले तो ये समझिए कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के पहले क्वार्टर के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% थी, दूसरे क्वार्टर के अंदर वो 4.7% थी, तीसरे क्वार्टर के अंदर वो 4% और चौथे क्वार्टर के अंदर 3.2% थी। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2%, ओवरऑल होल ईयर की बात मैं कर रहा हूं, वो थी। अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले, सभी मेरे ख्याल से जो लोग अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं और जो समाचार पढ़ते सुनते हैं उनको पता है कि जिस वक्त चाइना और अमेरिका के अंदर ट्रेड वॉर शुरू हुआ, उस ट्रेड वॉर का इफेक्ट पूरी दुनिया के व्यापार के ऊपर आया। जिस वक्त रशिया और जो गल्फ कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूस गल्फ कंट्री, उनके अंदर ऑयल ट्रेड शुरू हुआ, रशिया ने जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उसका असर जो है पूरी दुनिया के ट्रेड पे आया और लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसकी चपेट में आई थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर। ये सभी जानते हैं जिनको थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी है। अब बात आ जाती है कि साहब एक्ट ऑफ गॉड, देखिए जिस वक्त एक महामारी आ जाती है और उस महामारी का नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को ना तो 100 साल तक इस तरह का एक्सपीरियंस था, ना इस तरह की कोई समस्या आई थी। कोई नहीं जानता था इस वायरस के बारे में, इसकी आदत के बारे में, इसकी नेचर के बारे में, ये कैसे म्यूटेट होता है, कितनी बार म्यूटेट होता है, किसी को पता नहीं था, इसकी दवाई क्या है। पहले देशबंदी करके हर कंट्री ने इस तरह की व्यवस्थाएं की कि इस वायरस के साथ जो लड़ाई लड़ी जाए वो किस तरह से लड़ी जाए। उसके अंदर जितना जो वो इफेक्ट था, जो वो असर था, देशबंदी मतलब लॉकडाउन जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, उस लॉकडाउन का इफेक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे है।
देखिए ये कोई ऐसा नहीं है अकेले हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, आप भी जानते हैं लेकिन जो G7 कंट्रीज है उनका चार्ट तो आज मोदी न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट छपा का हुआ लक्ष्य है है, कि सबकी मोदी गवर्नमेंट का लक्ष्य जिस पड़ा, इकोनॉमी को छूने का था, तो जब सब अब कुछ बंद हो गया अर्थव्यवस्था तो उसको स्वाभाविक छूने असर के आ लिए रहा जो फासला है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो डिस्टेंस आपको बहुत तेजी के साथ कवर करना होगा। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे, क्या रोड मैप होगा? देखिए मैंने शुभेंदु आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। जो पहले क्वार्टर के अंदर ये 9 लाख करोड़ का अंतर फर्क डिफरेंस जो आया है, अब अगर हम जून के अंदर जुलाई के अंदर जब हम देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां खुलनी शुरू हुई, मार्केट खुलनी शुरू हुई, इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हुई, आर्थिक गतिविधियां चलनी शुरू हुई, तो जुलाई के अंदर भी अगर आप देखेंगे देश के अंदर पेट्रोलियम डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, माइनिंग जो है ऑयल प्रोडक्शन कोल प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। मतलब सीधा सीधा है कि उद्योग धंधे चलने शुरू हो चुके हैं, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, आर्थिक गतिविधियां चलनी शुरू हो चुकी हैं, मार्केट की दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो चुका है। और जब ये चीजें शुरू हो गई हैं, तो जिस वक्त सेकंड क्वार्टर की जब आप देखेंगे जीडीपी, तो सेकंड क्वार्टर की जीडीपी के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आए, यानी कि संकेत है कि आप संकट से बाहर आ रहे हैं। मनोज जी, जीडीपी ग्रोथ ठीक है सर, आपका पहले था उसको आप अचीव करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले से अब बेहतर स्थिति में अब हम आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। आपको नजर आता है मनोज जी? शुभेंदु जी, मैं एक बात इनकी बात पे गौर कर रहा हूँ, जैसे अभी प्रवक्ता बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कि ये पिछले एक तिमाही का इन्होंने जो है ना जी ब्यौरा दिया, भाई अगली तिमाही में सब चीजें भी शुरू हो गई हैं, हो सकता है इनके हिसाब से शायद 1 घंटे पहले शुरू हुई हैं सारी चीजें, पेट्रोलियम की डिमांड जो बता रहे हैं। तो ये अगर सब चीज शुरू हो गई हैं, तो अगर जो आने वाली जो तिमाही है हमारी, जो लास्ट तिमाही बचेगी इस महीने के बाद, तो हो सकता है फिर तो ये माइनस से प्लस में चली जाए। लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को अगर हम देखते हैं, तो अभी काफी सेक्टर्स में हम ये देखने को मिल रहा है कि भाई नौकरियां जो है ना लोगों की जाने लग रही हैं। तो अगर ये चीज स्टार्ट होगी तो फिर नौकरियां क्यों जानी, नौकरियां तो आनी चाहिए जाने की बजाय। उसके अलावा इसके साथ साथ जो पैसे का जो फ्लो है वो मार्केट में आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ पा रहा। व्यापार जो है उसको उठना चाहिए, वो भी नहीं आ पा रहा है। तो ये ऐसे कारण क्यों बन रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये, अब जनवरी में जब हमारे पूर्व पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल जी, उन्होंने कहा था कि भाई चाइना के अंदर ऐसी जो ये वायरस है फैल रहा है, तो आप अपने देश को कंट्रोल कर लो। अब ये कोरोना जो है देश के अंदर अगर आया है तो ये हवाई जहाज में बैठ के आया है। तो उस वक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना जी, वो ट्रंप के गुणगान में लगे हुए थे, उन्होंने उस पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। जनवरी की बात थी, ये मार्च में स्टार्टिंग आई फिर हमारे पास। अब जो मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर स्टार्ट हो गया जी। तो इतने महीने तक भी अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो फिर सरकारें किस बात की। जब सरकार एक आम जन को बिजली का बिल भरने का मौका नहीं देती, और देती है मौका 1 महीने बाद, तो वो लेट फीस है साथ में। ठीक है, बच्चों के स्कूल फीस भरने का वो टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर सरकार को इतना समय कितना चाहिए? एक एक करके जरा जवाब ले लेता हूँ। दीप कमल जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। शुभेंदु, मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी से। हेलो जी आत्रे साहब, बहुत जल्दी से। देखिए शुभेंदु, ऐसा है, मुझे अब इनकी बात सुन के समझ में आया कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं। हालांकि मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता का कसूर नहीं है। राहुल गांधी जी हर रोज एक झूठा ट्वीट करते हैं कांग्रेस के राजनीतिक ट्रैक को स्थापित करने के लिए। उसका नतीजा प्रवक्ता जब बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि साहब देखिए नौकरियां जा रही हैं। राहुल गांधी ने तो ये कह दिया था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 2 करोड़ नौकरियां चली गई। राहुल गांधी जी से ये पूछने वाला था, एनएसएसओ की रिपोर्ट अगर वो पढ़ लें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा राहुल गांधी के पास कहां आ गया, जब वो सेक्टर ही अनऑर्गेनाइज्ड है जिसका डाटा एनएसएसओ के पास नहीं है, तो राहुल गांधी के पास वो 2 करोड़ की फिगर कहां से आ गई? पहली बार। जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने इन समस्याओं को देखते हुए, आप देखेंगे मनरेगा का 40,000 करोड़ रुपए का जो मनरेगा के लिए प्रावधान किया गया, श्रमिकों को उनके क्षेत्र में ही काम मिले इस बात का प्रावधान किया गया। मनरेगा के अंदर दिहाड़ी 202 रुपए कर दी 182 की जगह। एक देश एक राशन कार्ड का प्रावधान किया गया। मुद्रा शिशु लोन का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन का प्रावधान किया और रेडी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए लोन का प्रावधान किया। ये समझना पड़ेगा कांग्रेसी मित्रों को कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसके बारे में आप बार बार कह रहे हैं, उस सेक्टर के लिए ये व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर सभी जानते हैं जब आर्थिक गतिविधियां बंद होंगी तो उसका असर आएगा। और उसी असर को कम करने के लिए, उसी असर को कम करने के लिए उसी
प्रभाव ने को पहले कम ही करने कर के लिए दिया ही था। ये सब कदम और इसका उठाएगा। नतीजा ठीक ये है सर। है कि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हाँ। उस स्थिति में नहीं आया जिस स्थिति में दूसरे देशों के अंदर उसकी स्थिति आ बनी। चुका है। आज ठीक भी है, हम तो समझ स्थिति मैं जरा इसीलिए आता हूं सर, आज भी ये थोड़ा बात कम समय है, जो मैं जरा एजेंसी जल्दी से सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। सोमवीर जी जरा जल्दी से रिएक्शन, मैं उसके बाद दीप कमल जी आपका आता हूं और सुखबीर जी आपके पास भी आता हूं। हमारे इसी चैनल पर कई बार डिबेट हुई किसानों की समस्याएं, किसानों को कैसे सुधार हो, कैसे दुगनी इनकम हो। अब आप एक देख लीजिए, इस जीडीपी का जो इस तिमाही की बात कर रहे हैं, इसमें भारतवर्ष में 8 बेटे हैं, एक कृषि, मैन्युफैक्चरर, रियल एस्टेट, इस तरह से 8 जो आप स्टेप वो हैं, सेक्टर्स हैं। इसमें सबसे बढ़िया किसान का बेटा निकला, किसान निकला तो सबसे होनहार है। इसीलिए हम शुरू से कहते आए। दूसरा मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इसमें कि इसको देखिए पीछे कितना किया जा रहा है, इसके बावजूद कितना आगे बढ़ रहा है। 1980 में गेहूं का जो गेहूं को ले लीजिए, गेहूं का जो एमएसपी थी वो 70 रुपए थी, और अब जो 2014-15-18 में 1400 से लेकर 1600 तक है, यानी वो 20 गुना बढ़ा है सिर्फ। और एक टीचर की क्लास 3 के एम्प्लॉय की या किसी क्लास डी के एम्प्लॉय की दे तो 200 से 250 गुना तक बढ़ी है, उसकी 20 गुना बढ़ी है कि 250 गुना। बहुत कुछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये होनहार बेटा ही इस टाइम काम आया, इसलिए मैं इन सरकारों से ये अपील करना चाहता हूँ, हम किसानों की बात उठाते हैं और बिल्कुल जायज बात होती है कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए, बुरे टाइम में हम ही है, किसान का ध्यान दीजिए बहुत। और ये जितनी भी 2 दुगनी आय करने का इनको साधनों को प्रैक्टिस में लाइए, सिर्फ भाषण मत दीजिए, करना पड़ेगा। मैं दीप कमल जी जरा जल्दी से रिएक्शन, मैं उसके बाद सुबीर जी आता हूं आपके पास। देखिए शुभेंदु, 2 बातें मैं मुख्य रूप से रखना चाहूंगा, क्योंकि बाकी जो डिटेल है वो तो प्रवीण अत्रे जी ने आपके सामने रखी ही है। मैं एक चीज मेरे सामने अभी देख पा रहा हूँ, आप भी, मैं चाहूंगा कि कभी देखिएगा कि इंटरनेट पर इकोनॉमी ऑफ इंडिया के नाम से डिटेल्स है पूरी कि किस साल में महंगाई दर, जीडीपी और जीडीपी ऑफ जो डेब्ट है वो कितने % रहा है, सारी चीजें उसके अंदर डिटेल। इसमें एक चीज मैं खास देख रहा हूँ कि जब से 2005 में 2004 में यूपीए की और कांग्रेस की सरकार आई थी और जब से 2014 तक वो रही, उन 10 के 10 सालों में महंगाई की दर 6.5% से लेकर 11% तक रही। 2010 में 11% थी, 2012 में 9.5 थी, 2013 में 10% थी। तो इस ऊंचाई पर उनकी महंगाई की दर रहती थी और ये शायद उनका फॉर्मूला रहा होगा कि महंगाई बढ़ा दो, हर चीजों की कीमतें बढ़ा दो तो उससे जीडीपी भी उनको बढ़ती हुई दिखती होगी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार गई है, एक भी साल, मेरे सामने आधिकारिक आंकड़े, एक भी साल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद महंगाई की दर 5% से ऊपर नहीं गई है। 4.9, 4.5, 3.6, 3.5, 3.5% तक पर महंगाई की दर आई है कांग्रेस की सरकार जाने के बाद। ठीक है, इसका तो प्रोपोर्शनलिटी असर जो है जीडीपी पर आना ही था। और दूसरी बात, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे और आपके कार्यक्रम के दौरान ही मैंने राहुल गांधी जी को सुना, उन्होंने बताया कि हमारे देश के जो महान अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उनको बताया था, जो कांग्रेस ने कभी नहीं समझा, कि देश में 2 तरीके की अर्थव्यवस्था है, एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। मैंने तो उसमें से सीख लिया कि अनऑर्गेनाइज जो अर्थव्यवस्था है उस पर हमारा जो नोटबंदी हुआ वो और जो जीएसटी आया, उन दोनों ने तगड़ी मार मारी है उन ब्लैकमेलर्स पर, उन जो काला कारोबार, यानी कि कालाबाजारी वगैरह इन सभी चीजों को खत्म किया गया है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं। प्रवक्ता जो है कितनी हास्यास्पद बात करें, 1 मिनट बोलूंगा सर, कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी, पेट्रोल आपने जो है ना कम से कम जो कच्चा तेल है किस $1 पे है, आपने देश में आग लगा दी पेट्रोल के अंदर। कैसे आप कैसी बातें कर रहे हो, आप बताओ, क्या लोगों को बदलाने की बात? आज जनता आपका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है भाई साहब, कृपा करके आप लोगों को बहकाने का काम बंद करें। मोदी जी ने बहुत लोगों को बहका लिया, अब ये जनता, देश की जनता समझ चुकी है मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, उनके फॉलोअर्स कम हो गए 40 लाख के करीब। तो आप जो है ये जनता देश की समझ चुकी है कि आपने देश में कुछ नहीं करना, महंगाई आपने कहां से कहां पहुंचा दी और आप कह रहे हो महंगाई नहीं बढ़ी, पता नहीं कैसे आप हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, प्लीज आप लोगों को बहकाने का काम ना करें। ठीक है सर, बहुत कम समय जाहिर ना करें। ठीक है, समय को जाया ना करें प्लीज। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से अभी महंगाई की बात करी जेजेपी के प्रवक्ता ने, देखिए धरातल की सच्चाई ये है, आज जो डीजल का रेट है वो पेट्रोल से ज्यादा है और डीजल जो किसान भी उसका यूज करता है बहुतायत में डीजल के, तो ये अपनी बातों पे थोड़ा सा गौर करें बोलने से पहले कि आप देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रोज कह रहे हैं। निसंदेह ये झूठ है और
आंकड़ों की बाजीगरी में इस देश को और इस प्रदेश को उलझाना चाहते हैं। इन्होंने जनवरी और फरवरी, जब दिसंबर में वैश्विक स्तर पे इस महामारी का काल शुरू हुआ, जनवरी और फरवरी इनके पास समय था। इन्होंने कब व्यवस्था सोची? फरवरी में तो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, और उसके बाद मार्च के भी अंतिम सप्ताह में ये निसंदेह विफलता है। इस देश और प्रदेश के साथ धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की और इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल ये है कि पूरी डिस्कस होगा ये सुधार कैसे हो सकता है। सबसे पहला काम तो ये है कि कोरोना की कोई दवाई आए, कोई वैक्सीन आए, और लोगों के दिमाग में ये हो कि तुम कोरोना तुम्हें अब आगे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो बुजुर्ग है उनकी मौत नहीं होगी, जो बच्चे उनको नुकसान नहीं करेगा, जवान आदमी आराम से काम कर पाएंगे। तो वैक्सीन आते ही एकदम जीडीपी का आ गया। दूसरी बात जो है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने 9 लाख करोड़ रुपए की, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं उसको समर्थन करता हूँ। आप अगर डाटा देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो अभी जो पिछले साल जो मैन्युफैक्चर हुआ वो उसकी मार्केट में नहीं आ पाया, इस वजह से कि वो ब्लॉक हो गया, ना ट्रांसपोर्ट चलती, ना कोई मजदूर था, तो वो ब्लॉक हो गया। वो जैसे ही फ्लो मार्केट में आएगा और मोस्ट प्रोबेबली बढ़ना शुरू हो गया। अब ये शुभेंदु जी, जनता में, आम जनता में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, उसके अंदर ये दिमाग लोगों के दिमाग में आ गया है कि ये महामारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो उम्मीदों भरा है, आशाएं हैं, तरंगे हैं, और लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाला समय उनके लिए बहुत बेहतर होगा, और शायद जिस गिरी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में आज चर्चा हो रही थी, आने वाले समय में वो बेहतर हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।